हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम नीति के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमारी ये डेली जी के चैलेंज की सीरीज़ चल रही है। तो इस वीडियो में आज हम टोटल 15 क्वेश्चन करने वाले हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, पीसीएस लेवल के क्वेश्चन है। तो आप इस वीडियो के लास्ट में मुझे बताइएगा कि इन 15 में से आपने कितने का सही आंसर दिया है। इसके अलावा एक प्रश्न मैं आपके लिए इस वीडियो के लास्ट में पूछूंगा, तो उसका आंसर भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। शुरुआत करते हैं इस सीरीज़ की। और जो वीडियोस हैं वो देख सकते हैं आप, ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो ये वीडियो देखने के बाद आप वो भी देख सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का कि जेम्स एंड्रयू रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड केनिंग, लॉर्ड नॉर्थ या लॉर्ड कर्जन? तो जेम्स एंड्रयू रैमजे रैमजे जो थे वो कौन से गवर्नर जनरल थे भारत के? तो ये लॉर्ड डलहौजी थे। लॉर्ड डलहौजी का जो वास्तविक नाम था वो जेम्स एंड्रयू रैमजे था। मैंने बहुत पहले इनके बारे में आपको पढ़ाया था, क्योंकि एक लंबा गैप हुआ है हमारे कह सकते हो आप यूट्यूब चैनल पे। लगभग एक डेढ़ साल बाद मैंने फिर से एक बार कम बैक किया है। तो हो सकता है वो पुरानी, जाहिर सी बात है, पुराने वीडियोस तो फिर गायब ही हो जाती हैं। तो उस वक्त मैंने आपको लॉर्ड डलहौजी के बारे में एक अलग से, जो हमारे गवर्नर जनरल हुआ करते थे भारत के, उनके बारे में बताया था। तो जो लॉर्ड डलहौजी थे उनका जो कार्यकाल रहा वो 1848 से लेकर 1856 के बीच में रहा था। और आप सभी लोग जानते होंगे कि इन्होंने भारत में बहुत सी ऐसी नीतियाँ लागू की जिनकी वजह से भारत में अंग्रेजी शासन और ज़्यादा मजबूत हुआ। जैसे कि इन्होंने जो गोद लेने वाली जो प्रथा थी उसको बहुत ज़्यादा, मतलब जो एक तरीके से आप कह सकते हो, बंद करवाया। तो जिसकी वजह से बहुत से जो राजा हुआ करते थे जिनकी संतानें नहीं होती थी तो वो गोद नहीं ले पाते थे। जिसकी वजह से जैसे ही उनकी डेथ होती थी तो वो जो राज्य था, क्योंकि उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होता था, तो इसलिए वो अंग्रेजी शासन के अंदर चला जाता था। तो ऐसे काम जो है लॉर्ड डलहौजी ने किए। हालांकि इनके बहुत से अच्छे काम भी रहे, जिसमें भारत में रेलवे की जो शुरुआत हुई वो इन्हीं के कार्यकाल के दौरान हुई। डाकघर वगैरह की जो व्यवस्था थी वो सब भी जो है इन्हीं के कार्यकाल के दौरान हुई। मैंने इनका कार्यकाल आपको बताया है 1848 से लेकर 1856 तक। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत के गवर्नर जनरल कौन थे 1857 के वक्त? लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड केनिंग, लॉर्ड एमहर्स्ट या लॉर्ड ऑकलैंड? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, यानी कि लॉर्ड केनिंग। 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस वक्त भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड केनिंग थे। इन केस अगर आपसे ये पूछा जाता है कि भारत के पहले वाइसरॉय कौन थे, तो वो लॉर्ड केनिंग ही थे। आपको पता है कि 1857 की जब क्रांति हुई उसके बाद जो भारत का जो शासन था उसमें बहुत सारे परिवर्तन किए गए। और जो भारत का एक तरीके से कह सकते हो जो भागदौड़, मतलब पूरा का पूरा एक भागदौड़ थी, वो ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गई थी। तो उस दौरान जो मतलब भारत के जो गवर्नर जनरल थे उनको वॉइसरॉय बना दिया गया था। तो लॉर्ड केनिंग ही जो है पहले वॉइसरॉय थे भारत के। ये आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। चलिए, दो क्वेश्चन हो गए। कितने आपने सही किए इनमें से? क्वेश्चन नंबर तीसरा है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कब हुई? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी क्या थी ये? तो आपको पता है कि चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह वगैरह ने कह सकते हो आपकी एक संगठन बनाया था, तो उसका नाम था ये। ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, या फिर इसको बोलते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन भी इसको बोला जाता है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1919, 1927, 1916 या 1928? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी वाला, यानी कि 1928 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। और मैंने बता दिया आपको किसने किसने स्थापना की थी। चंद्रशेखर आज़ाद जी ने, इसमें भगत सिंह जी भी थे। और इसकी स्थापना जो हुई थी वो दिल्ली में हुई थी। ठीक है, तो ये आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? रामप्रसाद बिस्मिल, सूर्य सेन, राजेंद्र लाहिड़ी या अशफाक उल्लाह खां? तो इसमें से कौन कौन जो है शामिल थे, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। तो अगर सबसे पहले अगर हम बात करते हैं राम प्रसाद बिस्मिल की, तो जाहिर सी बात है ये तो थे ही इसमें। इसके अलावा हम बात करेंगे सूर्यसेन की, तो इसमें अभी कंफर्म नहीं। राजेंद्र लाहिड़ी की बात करते हैं तो राजेंद्र लाहिड़ी, बिल्कुल इसमें राजेंद्र लाहिड़ी जी भी शामिल थे।
और अशफाक उल्ला खान भी इसमें शामिल थे। तो एक ऑप्शन बचता है सूर्यसेन। तो सूर्यसेन जी जो है वो काकोरी कांड से संबंधित नहीं है। काकोरी कांड में इनका मतलब कह सकते हो आपकी ये उस वक्त इस पूरा जो घटना हुई थी उसमें ये शामिल नहीं थे। हुआ कब था ये काकोरी कांड? ये 1925 में हुआ था। 9 अगस्त 1925 में ये घटना हुई थी। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन वलित पर्वत नहीं है? प्राचीन वलित पर्वत नहीं है, ये हमको बताना है। तो इसमें से 4 ऑप्शन जो है हमारे, पहला है यूराल पर्वत, दूसरा है अरावली पर्वत, तीसरा है एंडीज पर्वत और चौथा है एप्लेशियन पर्वत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी वाला। जो अरावली पर्वत है वो एक वलित पर्वत नहीं है, ये एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। बाकी के जो भी यहाँ पर आप पर्वत देख रहे हैं ये सभी वलित पर्वत हैं। वलित पर्वत होते क्या हैं? तो वलित पर्वत क्या होते हैं कि जो पृथ्वी का जो आंतरिक फोर्स लगता है उसके कारण जो है चट्टानें मुड़ जाती हैं और इस तरह के एक तरीके से आप कह सकते हो वलित के आकार का मतलब, ठीक है, एक फोल्ड जो है बना देती है पृथ्वी के आंतरिक बल के कारण। ठीक है, चट्टानों में मोड़ आ जाते हैं, तो उसी से जो जो पर्वत बनते हैं उनको वलित पर्वत बोला जाता है। तो अरावली पर्वत जो है वलित पर्वत नहीं है, ये एक अवशिष्ट पर्वत है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल स्थल रूप है? मूल स्थल रूप है, ये 2-3 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और पीसीएस लेवल के एग्जाम में अक्सर ये देखने को मिलता है। तो ऑप्शन ए है ज्वालामुखी शंकु, दूसरा है अवशिष्ट पर्वत, तीसरा है मैनार्ड नॉक और तीसरा चौथा है अपरदनात्मक जलप्रपात। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए वाला, यानी कि ज्वालामुखी शंकु जो है वो एक मूल स्थल रूप है। मैं जब आपको ज्वालामुखियों के बारे में पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इसमें अलग अलग जो आकृति है वो बनते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम यहाँ पर विस्तार से पढ़ेंगे। तो फिलहाल में इसका आंसर ऑप्शन ए वाला है। ठीक है, चलिए आपको पता है कि पृथ्वी के अंदर से जो भी आपका मैग्मा और लावा वगैरह होता है पूरा जब बाहर आता है तो उसकी वजह से जो है बहुत सी आकृतियाँ बनती हैं। उसके बारे में मैं आपको विस्तार से पढ़ाऊँगा जब हम इन पर्वत ज्वालामुखियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 था हमारा कि सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है किसकी वजह से? सबसे ज़्यादा तटीय अपरदन होता है लहरों से, ज्वार भाटा से, धाराओं से या सुनामी लहरों से? सबसे ज़्यादा जो कटान होता है वो किसकी वजह से होता है? तो सबसे ज़्यादा जो कटान होता है वो लहरों की वजह से होता है कि लहरें लगातार उठती रहती हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है कटान हो जाता है, क्योंकि ये काफ़ी पावरफुल भी रहती हैं। ओके, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है? समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल या क्षोभ मंडल? तो वायुमंडल की जो सबसे निचली परत होती है उसको बोला जाता है क्षोभ मंडल। ठीक है, मैं आपको एक आकृति दिखा दे रहा हूँ तो आप इसमें ध्यान रखिएगा। जैसे कि सबसे नीचे क्षोभ मंडल होता है, फिर समताप मंडल होता है, फिर मध्य मंडल होता है, फिर आयन मंडल, उसके बाद बहिर्मंडल। तो यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी आप याद रख सकते हो, क्योंकि मेरे देखिए जो भी पढ़ाई में जो ट्रिक वगैरह होती हैं मैं बहुत ज़्यादा उनके फेवर में नहीं रहता हूँ, क्योंकि ट्रिक इतनी ज़्यादा चीज़ें आपको पढ़नी होती है और ज़रूरी नहीं कि आपको सारी ट्रिक याद हों। ज़रूरी क्या नहीं है, ये तो असंभव सी बात है। और इसलिए ट्रिक की बजाय अगर आप समझ के पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा लंबे तक टाइम तक याद रहेगी। तो आप इसको कैसे याद रख सकते हैं कि मान लीजिए कोई लड़की है जो पानी लेके, जिससे पानी मंगाया गया है। ये क्षोभ मंडल है, जैसे शोभा से नाम रखते हैं या फिर आप शोभा नाम रखिए ताकि आपको याद रहेगा। तो ये क्षोभ मंडल जो है स्टार्टिंग हम मतलब शोभा से करेंगे। तो एक लड़की है शोभा, उससे पानी मंगाया गया। पानी जो नॉर्मल हमारा जो पानी होता है उसका ताप क्या होता है? सामान्य ताप का वो जल होता है सामान्य ताप पे जल जल होता है, नॉर्मल टेम्परेचर होता है उसका। ठीक है, तो जो पानी है उसको अब मंगाया गया, गर्म करने के लिए मंगाया गया है। ठीक है, और जब वो सामान्य ताप के पानी को आग में रखा गया, ठीक है, गर्म करने के लिए, तो उसके बाद वो थोड़ा सा जो मीडियम जो है मीडियम हॉट हुआ। मीडियम हॉट होने के बाद क्या होता है, जब उसका टेम्परेचर मतलब धीरे धीरे पानी का टेम्परेचर बढ़ता जाता है तो उसके बाद जो है जो उसके आयन होते हैं, या एक तरीके से कह सकते हो कि जो पानी होता है वो उबलने लगता है। ठीक है, तो वो जो है वो आयन मंडल हो जाएगा। ठीक है,
कि उसके मॉलिक्यूल जो है एक तरीके से आपस में टकराने लगें। अब थोड़ा सा अगर अपने दिमाग में इस स्टोरी को बना के रखेंगे तो आपको बहुत आसानी से याद होगा। जब मॉलिक्यूल टकराते हैं तो उसके बाद क्या होता है, जो भाप होती है वो उड़ जाती है, तो वो बहिर्मंडल में चली गई। समझ रहे हो ना। मतलब सबसे क्या हुआ, नॉर्मल पानी मंगाया सुबह से, ठीक है, सुबह से ही शुरुआत करेंगे हम। उसके बाद वो एक नॉर्मल पानी लेके आई, सुबह से नॉर्मल पानी मंगाया तो समताप पानी मंगाया, उसको हीट गर्म करने के लिए रखा तो वो मीडियम पानी बना। मीडियम पानी का बनने के बाद वो उबला तो उसके जो मॉलिक्यूल थे यानी कि जो आयन थे वो आपस में टकराए, और आपस में टकराने के बाद एक तरीके से आप कह सकते हो भाप बनना उसमें शुरू हुई और वो बहिर्मंडल में चली गई। बहुत सिंपल है, अगर आप 2-3 बार इस चीज़ को समझ लेंगे तो आपको लंबे टाइम तक याद रहेगी, बजाय इसके कि आप पहले पहले और मतलब पहले पहले शब्द याद रखें और उसके बाद सोचें कि हम लंबे टाइम तक याद रख पाएंगे, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जबकि आप थोड़ा सा स्टोरी बना के अगर याद रखेंगे तो आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा। ठीक है, तो चलिए, मैंने तो फिलहाल मैं आपको यहाँ पर सौरमंडल इसका आंसर बताया है, तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं। आपने क्या लगाया था ये मुझे बता सकते हैं आप कमेंट में। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9th है हमारा कि पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि लगभग है। भूमध्य रेखीय जो परिधि है पृथ्वी की वो कितनी है, 31,000 किलोमीटर, 40,000 किलोमीटर, 50,000 किलोमीटर या 64,000 किलोमीटर। तो जो भूमध्य रेखीय परिधि है पृथ्वी की वो 40,000 किलोमीटर है। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, आप याद रख सकते हैं इसको। 40,075 किलोमीटर के आसपास है, तो यहाँ पर लगभग में पूछा गया है तो 40,000 किलोमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां है कि निम्न महासागरीय धाराओं में से कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है, कनारी, क्यूरोसिवो, कैलिफोर्निया या हम्बोल्ट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, तो इसमें से जो प्रशांतीय महासागर से संबंधित नहीं है धारा वो कनारी है। ठीक है, कनारी धारा जो है वो प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है, बाकी ये सभी जो है प्रशांत महासागरीय धाराएं हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां है हमारा कि साप्टा का गठन किस वर्ष हुआ। दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार समझौता जो था, इसका गठन कब हुआ था। तो इसका जो सही आंसर है 1977, 1993, 1985 या 1996। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी वाला, यानी कि 1993, 1993 इसका सही आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12वां है हमारा कि तमिलनाडु का समुद्र तट कहलाता है। तमिलनाडु का जो समुद्र तट है उसको क्या बोला जाता है, सिरकार तट, कोंकण तट, मालाबार तट या कोरोमंडल तट। तो जो तमिलनाडु का जो समुद्र तट है उसको बोला जाता है कोरोमंडल तट, यानी कि ऑप्शन डी वाला यहाँ पर सही है। ठीक है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा जो तटीय मतलब समुद्र तटीय रेखा है वो कौन से राज्य की है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो तटीय रेखा है वो गुजरात की है और उसके बाद फिर तमिलनाडु की है, तो ये आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। अगर हम कोंकण की बात करते हैं तो महाराष्ट्र और गोवा के तटीय जिले इसके अंदर आते हैं। इसके अलावा अगर हम मालाबार की बात करेंगे तो ये केरल राज्य में है मालाबार तट। इसके अलावा सिरकार तट करेंगे तो ये बंगाल की खाड़ी के आसपास है। ठीक है, तो आप ये सभी चीज़ें ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13वां है कि कौन सा राज्य समूह भांगड़ा नागल परियोजना से जल प्राप्त करता है। तो कौन सा राज्य समूह करता है, तो भांगड़ा नागल से जो राज्य मतलब जल प्राप्त करता है उसमें शामिल है हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। तो ऑप्शन सी वाला यहाँ पर से सही है, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है कि भाखड़ा नागल बांध जो है, भाखड़ा नागल बांध ये कौन सी नदी पर बना हुआ है, तो ये सतलज नदी पर बना हुआ है। ठीक है, सतलज या सतलुज, सतलज, तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14वां देखते हैं हम। हमको इसमें मिलान करना है, कहाँ पर क्या सही हो जाएगा। तो दो, एक तरफ दोआब दे रखे हैं, दूसरी तरफ नदियाँ दे रखी हैं। तो जो बिस्ट दोआब है ये किसके मध्य है, तो जो बिस्ट दोआब है वो व्यास और सतलज के बीच में है, यानी कि ऑप्शन इसका तीसरा वाला हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम बारी दोआब की बात करते हैं तो बारी दोआब जो है वो रावी और व्यास के बीच में है, तो दूसरा वाला हो जाएगा। रचना दोआब की अगर हम बात करते हैं तो इसका पहला हो जाएगा, यानी कि रावी और चिनाब के मध्य में ये है। इसी तरीके से अगर चार्ल्स दोआब की अगर हम बात करते हैं तो ये भी चिनाब और झेलम के बीच में है। तो यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा, दूसरा, पहला और चौथा, यानी कि ये वाला सही है। ठीक है, तीसरा, दूसरा, तीसरा, दूसरा, पहला और चौथा, ये वाला सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15वां और लास्ट क्वेश्चन है आज का इस वीडियो का।
निम्न में से भारत में कौन जैव विविधता का एक संवेदनशील स्थल माना जाता है? अरावली की पहाड़ियाँ, सिंधु गंगा का मैदान, पूर्वी घाट या पश्चिमी घाट? तो भारत में जो जैव विविधता का संवेदनशील स्थल माना जाता है वो है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट और श्रीलंका, साथ में भारत और वर्मा का जो क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा जो है अ, मतलब संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, भारत और वर्मा के बीच का जो इलाका है और इसके अलावा पश्चिमी घाट और श्रीलंका के आसपास का जो इलाका है उसको जो है बहुत ज़्यादा संवेदनशील माना जाता है जैव विविधता के लिहाज से। तो ऑप्शन डी वाला यहाँ सही है। अब एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ, इसका आंसर आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाया है पहले। वैली ऑफ फ्लावर्स नामक जो पुस्तक थी वो किसके द्वारा लिखी गई, ये आपको कमेंट करके बताना है। एंड हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।